हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के बॉडी गेस्चर्स यानी शारीरिक हाव भाव तथा विभिन्न प्रकार के नेटवर्क यानी जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं, जिसमें औपचारिक संचार नेटवर्क और अनौपचारिक संचार नेटवर्क हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये विभिन्न प्रकार के बॉडी गेस्चर्स का अर्थ क्या होता है और इनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के संचार नेटवर्क का उपयोग किस प्रकार से कहां कहां किया जाता है और उसका क्या महत्व होता है। जैसे देखिए, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के बॉडी गेस्चर्स की इमेज है, जिसमें अलग अलग इशारों के माध्यम से, अलग अलग शारीरिक हाव भाव के माध्यम से कुछ पता चल रहा है। देखिए इसमें भी यहाँ पर इससे हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं, इससे कुछ संचार होता है। चलिए देखते हैं इनका क्या अर्थ होता है। हाँ चलिए देखिए, शारीरिक हाव भाव और उनके अर्थ यानी बॉडी गेस्चर्स एंड देयर मीनिंग्स। तो शारीरिक हाव भाव जो होते हैं, देखिए ये गैर मौखिक संचार के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनके द्वारा हमारी भावनाओं, मनोदशा और इरादों को व्यक्त किया जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति कुछ मौखिक रूप से नहीं कह रहा है या कुछ लिखित रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की मनोदशा, भावना या इरादों के द्वारा किसी बात को कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भाव और उनके अर्थों का नीचे वर्णन किया जा रहा है। जिसमें देखिए सबसे पहला है सिर हिलाना, यानी जिसको हम लोग नॉडिंग कहते हैं। इसका देखिए क्या मतलब होता है कि सिर देखिए दो तरह से हिलाया जाता है, एक ऊपर से नीचे और एक ऐसे ऐसे। तो जब कोई ऊपर नीचे सिर हिलाता है, इसका मतलब है या तो वह उस बात से सहमत है या उसको स्वीकृति प्रदान कर रहा है। यदि दाएं बाएं हिलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वह उससे असहमत है या वह बात नकारात्मक है, स्वीकृत नहीं है। इसका उदाहरण देखिए क्या होगा, शिक्षक के प्रश्न का उत्तर सही होने पर ऊपर नीचे सिर हिलाना। यदि कोई टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे उसका जवाब सही दे रहे हैं, तो शिक्षक इस प्रकार से सर हिलाता है। यदि किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर सिर देखिए दाएं बाएं हिलाना। यदि कोई काम किसी से कहा जा रहा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से सर हिलाता है। इसका मतलब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए जो दूसरा है बॉडी गेस्चर, वो है हाथ मिलाना यानी हैंड शेकिंग। यह भी देखिए दो तरह से होता है। एक होता है देखिए गर्मजोशी से हाथ मिलाना, इसका मतलब आत्मविश्वास और मित्रता को प्रदर्शित करता है। जब बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया जाता है तब कहता है, इसका मतलब होता है कि वह बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके बीच अच्छी मित्रता है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। उसके बाद देखिए एकदम ढीले ढाले यानी कमजोर तरीके से हाथ मिलाना, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत झिझक है या उस व्यक्ति को वो व्यक्ति उतना पसंद नहीं करता, उससे कोई पहचान नहीं है, मित्रता नहीं है और इससे आत्मविश्वास की कमी दिखती है। इसका उदाहरण देखिए, व्यापारिक मीटिंग के दौरान गर्मजोशी से हाथ मिलाया जाता है। जब देखिए कोई प्रोफेशनल मीटिंग होती है, कोई कमर्शियल मीटिंग होती है, तो उसमें जो हाथ लोग मिलाते हैं बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं। उसी प्रकार देखिए औपचारिक परिचय के दौरान ढीला हाथ मिलाना। यदि औपचारिक रूप से किसी के साथ किसी का परिचय कराया जा रहा है, तो उसमें देखिए बहुत ढीले तरीके से आराम से हाथ मिलाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि इनके बीच में आत्मविश्वास की कमी है। अगला देखिए है भौहें उठाना यानी रेजिंग आईब्रोज। इसका देखिए क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ देखिए आश्चर्य होता है, हैरानी होता है या सवाल होता है। जैसे देखिए इस प्रकार से कोई अगर भौहें अपनी उठा रहा है, इसका मतलब है कि कोई आश्चर्य की बात है या कोई हैरानी है। उदाहरण इसका क्या होगा, देखिए किसी अप्रत्याशित समाचार को सुनकर भौहें उठाना। जब अचानक कोई अप्रत्याशित या अनवांटेड न्यूज मिल जाती है जिसका कोई कल्पना ना करे, तो अचानक उसको ऐसे करता है व्यक्ति, तो ये होता है। उसके बाद देखिए अगला है हाथों को क्रॉस करना यानी क्रॉसिंग आर्म्स। इसमें देखिए रक्षात्मक तरीके से या असहमति के लिए या असुरक्षित जब कोई महसूस करता है, तो इस प्रकार से हाथों को क्रॉस करता है। इसका उदाहरण देखिए, किसी बहस के दौरान व्यक्ति के हाथ
क्रॉस करना। यदि कोई बहस चल रही है, कोई बात आपस में हो रही है कुछ लोगों के बीच, तो उसमें जब सिचुएशन थोड़ी सी रफ होने लगती है तो व्यक्ति इस प्रकार से हाथ कर लेता है। तो ये होता है असहमति या असुरक्षा का भाव। इसके बाद देखिए हाथ दिखाना, शोइंग पाम। इसका देखिए दो तरह से होता है। यदि खुली हथेली दिखा रहा है कोई, इसका मतलब है कि ईमानदारी और मित्रता प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा, यदि कोई बंद मुट्ठी दिखा रहा है इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आक्रामक है या गुस्से में है, वह गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है। इसका उदाहरण देखिए, किसी को रोकने के लिए हाथ उठाना। जैसे देखिए किसी को कोई रोकता है तो इस प्रकार से हाथ उठाता है। और किसी को, अगर किसी के प्रति किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको देखिए इस प्रकार से हाथ उठा के व्यक्ति दिखाता है। अगला है देखिए अंगुली दिखाना, यानी पॉइंटिंग फिंगर। इसका देखिए क्या अर्थ होता है, किसी काम का निर्देश देने के लिए, कोई आरोप लगाने के लिए या ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से देखिए उंगली उठाई जाती है। तो इसका देखिए उदाहरण क्या होगा, किसी स्थान की ओर इशारा करने के लिए। अगर कोई देखिए किसी स्थान की ओर इशारा करता है तो इस प्रकार से उंगली दिखा के बताता है। उसी प्रकार देखिए गुस्से में किसी पर उंगली उठाना, यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो उसको भी इस प्रकार से उंगली उठाकर कहता है। अगला देखिए है आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। इसमें देखिए यदि आंखों का संपर्क एकदम सीधा है, आई कांटेक्ट एकदम मिलता जुलता है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार है। यदि व्यक्ति सही से आंखें नहीं मिला पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई त्रुटि है, कोई कमी है या आत्मविश्वास की कमी है। इसीलिए देखिए जब किसी एग्जाम में या किसी इंटरव्यू में जब प्रतियोगी के साथ इंटरव्यूअर जब बात करते हैं तो उसमें देखिए आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? यदि व्यक्ति उनसे सही से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या किसी प्रकार की झिझक है। देखिए नजरें चुराना, इसमें देखिए झिझक या शर्मिंदगी। यदि कोई व्यक्ति किसी से शर्मा रहा है तो सही से नजरें नहीं मिला पाता, या फिर कोई झिझक है उसके अंदर तो भी नहीं मिला पाता, या वो उसने कुछ गलत किया है तो भी सही से नजरें मिला के बात नहीं कर पाता है। घूरना यानी आक्रामकता या असहमति। यदि कोई व्यक्ति किसी को घूर रहा है तो वह व्यक्ति उसके प्रति आक्रामक है या असहमति दिखा रहा है। उदाहरण देखिए, अभी मैंने बताया आप लोगों को साक्षात्कार के दौरान सीधा आंखों में देखना चाहिए, आई कांटेक्ट एकदम बराबर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इधर उधर नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ लोग देखिए झूठ बोलते समय नजरें चुराते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है तो देखिए नजरें नहीं मिला पाता है, इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है। अगला देखिए है मुस्कुराना, स्माइलिंग। इसका देखिए क्या अर्थ होता है, खुशी व्यक्त करने के लिए, स्वीकृति व्यक्त करने के लिए या पॉजिटिविटी सकारात्मकता व्यक्त करने के लिए व्यक्ति मुस्कुराते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप देखिए क्या है, किसी मित्र से मिलने पर व्यक्ति मुस्कुराता है, प्रशंसा सुनने पर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। अगला देखिए बॉडी गेस्चर है पैरों का हिलाना, टैपिंग फीट। इसमें देखिए कई अर्थ निकल के आते हैं, जैसे देखिए बेचैनी, बोरियत या अधीरता। जब किसी काम से व्यक्ति बोर हो जाता है या किसी घबराहट की वजह से या अधीरता की वजह से इस प्रकार से करता है। इसका उदाहरण क्या होगा, देखिए लंबा इंतजार करते समय पैर हिलाना। यदि व्यक्ति किसी काम के लिए वेट कर रहा है, किसी ऑफिस में उसको बहुत देर तक बैठा दिया गया है, तो वो इस तरह से अपना पैर हिलाता है। अगला है देखिए कंधे उचकाना यानी श्रगिंग शोल्डर्स। इसमें देखिए क्या प्रदर्शित होता है, अनिश्चितता, उदासीनता या जवाब न होना। इस प्रकार से यदि व्यक्ति कोई कंधे उचकाता है तो उसका अर्थ यही होता है कि वह व्यक्ति किसी काम से पूरी तरह से निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, वह उदास है और उसके पास जवाब नहीं है। देखिए उदाहरण, किसी प्रश्न का उत्तर न पता होने पर कंधे उचकाना। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं पता होता तो इस प्रकार से करता है। अब देखिए अगला है घुटनों के बल झुकना, बॉइंग डाउन। इसमें देखिए
क्या प्रदर्शित किया जाता है? सम्मान, आदर या विनम्रता। देखिए पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में जो लोग जाते थे, दरबारी लोग, तो वो देखिए उनके सामने घुटने के बल झुककर उनका सम्मान करते थे, उनको नमस्ते प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार का देखिए होता है उदाहरण के स्वरूप बड़ों के सामने झुककर प्रणाम करना। देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने भी बहुत से लोग झुक के उनको प्रणाम करते हैं इस प्रकार से, या फिर घुटनों के बल बैठ के भी पहले करते थे। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित होता है। उसके बाद देखिए अगला है हाथ फैलाना यानी स्ट्रेचिंग आर्म्स। इसका अर्थ देखिए होता है आराम करना या उत्साह व्यक्त करना। जब कोई व्यक्ति आराम से ऐसे हाथ फैलाता है तो लग रहा है कि वो बहुत आराम की मुद्रा में है और उत्साह व्यक्त कर रहा है। उदाहरण इसका देखिए क्या होगा? जीतने के बाद हाथ फैलाना। जब किसी काम में, किसी गेम में, किसी खेल में किसी व्यक्ति को जीत मिल जाती है तो आराम से हाथ फैलाता है, या कोई काम करने के बाद वह थक गया होता है, अब उसको आराम की जरूरत होती है, तो इस प्रकार से ऐसे करता है। इसके बाद देखिए अगला है होठों को काटना, बिटिंग लिप्स। इसके में देखिए क्या होता है, ये कब किया करता है व्यक्ति? जब घबराहट होती है, तनाव होती है या किसी प्रकार की झिझक होती है, तब इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। इसके उदाहरण देखिए परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते समय होठ काटना। जब देखिए कोई एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, तो उसका जब रिजल्ट आने वाला होता है तो देखिए अपने होठों को, कुछ लोगों की आदत होती है कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लग रहा है कि वो उस चीज से घबरा रहे हैं या उसके प्रति तनाव है। अगला है देखिए ताली बजाना यानी क्लैपिंग। इसका अर्थ देखिए क्या होता है? खुशी के लिए, सराहना के लिए या किसी उत्सव में लोग ताली बजाते हैं। उदाहरण किसी के अच्छे प्रदर्शन पर ताली बजाना। जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तब उस पर खुशी के रूप में ताली बजाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला है गले लगाना, जिसको हगिंग कहते हैं। इसका अर्थ देखिए क्या होता है? प्यार, समर्थन या सांत्वना। जब प्रदान करना चाहता है, उसको समर्थन प्रदान करना चाहता है तो उसको गले लगाता है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसको भी लोग सांत्वना प्रदान करने के लिए देखिए गले मिलते हैं। तो इससे, या फिर देखिए कुछ जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे आप जो ईद का त्योहार मनाया जाता है उसमें भी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो उसमें ये वही चीज प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में देखिए बिछड़े हुए दोस्त मिलने पर गले लगाना। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक हाव भाव हैं वे हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक प्रभावी तरीका है। यह देखिए मौखिक संचार के पूरक भी हैं, क्योंकि कभी कभी बिना शब्दों के भी गहरी समझ और भावना को प्रकट इनके द्वारा किया जा सकता है। यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो इनके माध्यम से वो बहुत कुछ कह देता है, या किसी व्यक्ति को कुछ दिखाना है तो वो उस तरीके से अपने बॉडी एक्सप्रेशन को लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा, तो उनको ये सूचना मिल जाएगी कि व्यक्ति एक चीज कहना चाह रहा है। अब देखिए हम लोग आते हैं विभिन्न प्रकार के संचार नेटवर्क के बारे में। ये भी देखिए एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले औपचारिक संचार नेटवर्क को देख लेते हैं, उसके बाद अनौपचारिक को देख लेंगे। जिसमें देखिए जो औपचारिक संचार नेटवर्क होते हैं किसी संगठन के भीतर आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जानकारी के प्रवाह को संदर्भित करते हैं। देखिए औपचारिक का मतलब ये हो गया जो फॉर्मल तरीके से, यानी किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी मीटिंग में जो उपयोग किया जाता है वो इसी के अंतर्गत आता है। देखिए यह प्रबंधकीय संरचना और संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार संचालित होता है। किसी का संगठन में देखिए विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनका जो पद का क्रम होता है उसके अनुसार यह होता है। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के मैनेजरियल स्ट्रक्चर होते हैं, प्रबंधकीय संरचना होती है, उसमें भी स्टेज बाय स्टेज ऐसे होता है। इसमें देखिए कई प्रकारों में इसको बांट कर देखा जा सकता है, जिसमें देखिए सबसे पहला है श्रृंखला नेटवर्क यानी चेन नेटवर्क। इसमें देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के संचार नेटवर्क के पदानुक्रम के अनुसार एक के बाद एक व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित होता है। इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई सूचना, कोई भी आदेश निर्देश देना होता है तो एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के बाद जाती है सूचना, फिर उसके बाद उसके व्यक्ति के बाद, तो इसमें जो भी सूचना होती है एकदम एक सीरीज में चलती है, तो इसीलिए इसका नाम श्रृंखला नेटवर्क रखा गया। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि संदेश शीर्ष स्तर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक
क्रम वाइज जाता है। यदि बड़े अधिकारी को कोई आदेश देना है तो अपने निचले स्तर वाले को देगा, फिर वो अपने निचले स्तर वाले को देगा, इस तरह से। उसी प्रकार से कि किसी सबसे छोटे कर्मचारी के द्वारा कोई सूचना देनी है तो वो अपने से जो सीनियर रहेगा उसको देगा, फिर वो अपने के सीनियर को देगा। तो इस प्रकार से चलता है। इसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने निकट के या वरिष्ठ या कनिष्ठ के साथ संचार करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी होता है, वो अपने से या तो निचले से बात करेगा या तो अपने सीनियर से बात करेगा। तो इस प्रकार से इसमें संचार होता है। देखिए ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अब इसके ऊपर नीचे भी होगा, नीचे ऊपर भी होगा, इस तरह से। इसका उदाहरण देखिए क्या होगा कि जब एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को निर्देश देता है और वह अपने कनिष्ठों तक इसे पहुंचाता है। जब किसी मैनेजर को देखिए अपने जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उनको कोई आदेश देना होता है तो इसी प्रकार से वो देता है। इसमें देखिए उदाहरण देखिए, यदि कोई सीईओ है तो वो अपने विभाग प्रमुख को कोई सूचना देगा, फिर वो उसके बाद टीम लीडर को देगा और टीम लीडर फिर कर्मचारी को देगा। उसी प्रकार से जब यह रिवर्स चलेगा तो कर्मचारी टीम लीडर को देगा, टीम लीडर विभाग प्रमुख को देगा, विभाग प्रमुख सीईओ को देगा। तो इस प्रकार से चलता है। उसके बाद देखिए अगला जो है पहिया नेटवर्क या इसको व्हील नेटवर्क भी कहा जाता है। इस प्रकार के देखिए जो संचार में जो संचार का केंद्र होता है एक मुख्य व्यक्ति होता है और सभी संदेश उसी व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इसमें देखिए सेंटर में कोई एक मेन व्यक्ति होगा, जिससे देखिए कोई व्हील होती है, पहिया होती है, तो उसके देखिए केंद्र में धुरी होती है। उसी के बाद देखिए वहीं से सारे ये जो है कनेक्टेड होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें होता है कि एक मेन व्यक्ति है, वो सूचना देगा या कोई आदेश जारी करेगा, फिर यहाँ से आदेश सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि संचार का जो केंद्र बिंदु होता है एक व्यक्ति, चाहे वह नेता हो सकता है या कोई प्रबंधक या मैनेजर हो सकता है, उसके द्वारा जारी की जाती है और फिर इसमें सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अन्य सदस्य देखिए सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते। इसमें देखिए जितने भी अन्य सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते हैं, बल्कि इसके माध्यम से ही करते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या होगा कि टीम के सभी सदस्य सीधे टीम लीडर से संवाद करते हैं लेकिन आपस में नहीं। देखिए जो टीम की अगर कोई टीम है जिसमें सभी सदस्यों को अगर कुछ कहना है तो आपस में एक दूसरे से ना कह के बल्कि अपने टीम लीडर को कहते हैं। तो ये इस प्रकार का उदाहरण है। देखिए इसमें टीम लीडर सदस्यों से कहेगा, सदस्य टीम लीडर से कहेंगे, सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, यानी ये इन सबको कह सकता है, लेकिन इन सबको यदि कुछ कहना है तो ये केवल इससे डायरेक्ट बात करेंगे, आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद देखिए अगला है वृत्ताकार नेटवर्क यानी सर्कुलर नेटवर्क। इसका देखिए क्या अर्थ होता है कि इस प्रकार के नेटवर्क में जो संचार का प्रवाह होता है एक चक्र के रूप में होता है, जहां प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकट के व्यक्ति से बात करता है। देखिए इस प्रकार का जो संचार होता है इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जो निकट का व्यक्ति होता है उसी से संचार करता है। यानी यहाँ का व्यक्ति इसके साथ बात करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा। तो इस प्रकार से होता है। इस उल्टे क्रम में भी हो सकता है, इधर से इधर, और दूसरे से नहीं बात करता है। तो इस प्रकार की जो संचार की विशेषताएं देखिए क्या होती है कि सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और संचार का प्रवाह धीमा हो जाता है। यानी एक के बाद एक धीरे धीरे संचार होगा, तो उसमें कोई भी बात होगी, कोई भी सूचना होगी, बहुत देर में पहुंचेगी। तो ये काफी टाइम टेकिंग होता है। इसका उदाहरण देखिए कि एक प्रोजेक्ट टीम जहां हर सदस्य अपने निकटतम सदस्य से सूचना प्राप्त करता है और उसे आगे बढ़ाता है। देखिए इस प्रकार का अगर कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो वहां पर कोई प्रोजेक्ट यदि बनाया जा रहा है तो उसको एक एक करके हर सदस्यों के पास पहुंचाया जाता है और इसको पहुंचने में सबके पास बहुत टाइम लगता है। अगला देखिए है तारकीय नेटवर्क यानी तारा नेटवर्क, जिसको स्टार नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। यह नेटवर्क देखिए सभी सदस्यों को सीधे एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इस प्रकार के नेटवर्क में देखिए जो सभी सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बातें करते रहते हैं।
इसमें देखिए क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। जो यहाँ का व्यक्ति यहाँ वाले से बात कर सकता है, यहाँ वाले से बात कर सकता है, यहाँ वाला इसके साथ बात कर सकता है, तो इस प्रकार से इसमें बातें कर सकते हैं। इसमें देखिए विशेषता क्या होती है कि सभी सदस्य बराबरी पर होते हैं और संचार का प्रवाह बहुत तेज होता है। इसमें देखिए किसी को भी सूचना तुरंत दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तो यह बहुत ही तेज होता है। उदाहरण देखिए क्या होगा कि एक टीम बैठक जिसमें सभी सदस्य सीधे विचार साझा करते हैं। जैसे देखिए किसी मीटिंग में कई सदस्य बैठे हुए हैं, तो जिनको कुछ भी कहना है वो अपने पदक्रम के अनुसार नहीं, बल्कि जिससे जो कहना है वो डायरेक्ट कह के अपनी बातें उनके तक पहुंचा देते हैं। अगला है देखिए इसी प्रकार का, इसी में एक नेटवर्क है वाई नेटवर्क। ये वाई के आकार का इस प्रकार से इसमें नेटवर्क का जो है ग्राफ बनता है। देखिए इस प्रकार से दिखता है। इस नेटवर्क में देखिए जो संचार होता है शीर्ष बिंदु से शुरू होकर 2 या अधिक शाखाओं में विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, यहाँ से कोई संदेश दे रहा है या निर्देश दे रहा है, तो ये देखिए 2 दिशाओं में जाएगा इस प्रकार से। इसका विशेषता देखिए क्या है कि संदेश शीर्ष प्रबंधक से नीचे के समूहों में वितरित होता है। इसका उपयोग संगठनात्मक विभागों में किया जाता है। इस प्रकार का जो भी संचार है, संप्रेषण है, ये किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए कि कोई सीईओ है, देखिए वह विभाग 1 के प्रमुख को कोई सूचना दे रहा है, फिर वहां से वो अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को दे रहे हैं। उसी प्रकार से वह सीईओ जो है दूसरे विभाग के प्रमुख को कोई सूचना दे रहा है, फिर वह वहां के अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कोई मैनेजर है और यह देखिए विभाग 1 वाले को कोई सूचना दे रहा है, विभाग 2 वाले को दे रहा है, तो विभाग 2 का जो हेड होगा वो यहाँ से फिर अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को देगा और यहाँ वाला अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को। तो इस प्रकार से इसमें वाई नेटवर्क बनता है। इसके बाद देखिए अगला है जाल नेटवर्क, यानी पैटर्न या ऑल चैनल नेटवर्क। इसकी देखिए क्या परिभाषा होती है कि इस नेटवर्क में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते हैं। इसमें देखिए जाल नुमा नेटवर्क होता है, इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, यह सबसे लचीला और जटिल नेटवर्क होता है। संदेश किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। यहाँ पर देखिए कोई बात यदि किसी ने उठाई तो वो बात सबके पास पहुंच जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बंदिश नहीं होती है। तो देख लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट टीम में सभी सदस्य एक दूसरे से सीधे संवाद करते हैं। अब देखिए औपचारिक संचार नेटवर्क का लाभ, इससे फायदा क्या होता है। सबसे पहले देखिए सूचना प्रवाह में स्पष्टता होती है, यानी औपचारिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जब कोई सूचना पहुंचाई जाती है वो पूरी तरह से स्पष्ट होती है और सटीक रूप से एक दूसरे के पास पहुंचती है। दूसरी चीज इसमें उत्तरदायित्व होता है, यानी इसमें जिस व्यक्ति के पास कोई सूचना दी जाती है तो वो जिम्मेदारी पूर्वक उस सूचना को फिर अपने अगले स्तर तक पहुंचाता है। देखिए इसमें संदेश के लिए जिम्मेदारी तय होती है। इसलिए देखिए जब आप कोई कंप्लेन करते हैं किसी थाने में या किसी कोर्ट में, तो वहां पर देखिए हर व्यक्ति से जवाब उसका मांगा जाता है और उसको जवाब देना तय होता है, निश्चित होता है। उसे इसके बाद देखिए संरचित प्रक्रिया के अधीन होती है, यानी इसमें संगठनात्मक संरचना का पालन होता है, यानी इसमें अपने अपने पद क्रम का, लेवल का उपयोग किया जाता है। जो जिस पद पर रहता है वो उसी प्रकार की बात दूसरे तक पहुंचाता है। तो हम लोगों ने देखिए इस प्रकार से देखा कि औपचारिक संचार नेटवर्क संगठन की संरचना और आवश्यकता के अनुसार चुना जाता है। जिस प्रकार का संगठन रहेगा, जैसे उसकी आवश्यकता रहेगी, उस प्रकार के इसमें से संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक नेटवर्क का देखिए उपयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। जैसे श्रृंखला नेटवर्क देखिए पदानुक्रमित संचार के लिए, जबकि तारकी नेटवर्क समूह चर्चा के लिए उपयोगी है। देखिए इसमें श्रृंखला नेटवर्क का प्रयोग कब किया जाएगा, जब पद क्रम के अनुसार कोई बात, कोई सूचना देनी हो तब। यदि आप मीटिंग चल रही है, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें तारकी यानी स्टार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक संचार नेटवर्कों के प्रकार। वहां हम लोगों ने अभी देखा औपचारिक संचार नेटवर्क, अब है अनौपचारिक संचार नेटवर्क। देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसमें आपको पहचानना होता है। उसमें दे देता है कि 2
व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो इसमें यह शीर्ष अधिकारी है या अधीनस्थ कर्मचारी है, तो इनके बीच किसी महत्वपूर्ण सूचना को पहुंचाया जा रहा है, तो किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें आपको वही सेलेक्ट करना होता है आंसर के रूप में। देखिए, औपचारिक संचार नेटवर्क को, अनौपचारिक संचार नेटवर्क को अफवाह चैनल या ग्रेप वाइन के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए, ये इस प्रकार का नेटवर्क होता है जिसमें कोई नियम, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बात कर सकता है, कोई किसी के साथ कुछ भी कह सकता है, इसलिए इसका देखिए अफवाह चैनल या ग्रेप वाइन के रूप में भी इसका नाम रखा गया। इसमें देखिए, जानकारी औपचारिक चैनलों के बजाय व्यक्तिगत बातचीत, मित्रता और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसमें देखिए कोई तौर तरीका नहीं होता, एक दूसरे से हंसी मजाक में बातें करते करते कोई भी चीज किसी को कोई कह देता है। ये देखिए, निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित की जा सकती है। पहला देखिए क्या है, एकल धारा नेटवर्क यानी सिंगल चेन या स्ट्रैंड नेटवर्क। इसका देखिए अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार के नेटवर्क में जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रमिक रूप से पहुंचती है। इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई खबर होती है, कोई बात होती है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताता है, तो इस प्रकार से क्रम से चलती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि यह संचार एक पंक्ति में प्रवाहित होता है, जैसे एकदम सीरीज में, और यह संदेश धीरे धीरे दूसरे लोगों तक पहुंचता है। सूचना के विकृत होने की संभावना इसमें अधिक होती है। यानी देखिए, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा, फिर वह व्यक्ति इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है या कुछ ऐड कर सकता है, और उसके बाद फिर वह इसके पास भेजेगा। अब इसमें हो सकता है कि ये इसमें कुछ और अपने से बढ़ा चढ़ा के कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ घटा दे, कुछ कमी कर दे, तो इस प्रकार से इसमें ऐसा होता है। देखिए, इसका उदाहरण क्या होगा कि एक कर्मचारी अपने सहकर्मी को खबर देता है जो आगे इसे अगले सहकर्मी को बताता है। यानी देखिए, अगला व्यक्ति सुनने में अगर उसको कोई समस्या हुई, उसको कोई कंफ्यूजन हुआ, तो वो झूठी खबर या अधूरी खबर पहुंचाएगा अगले स्तर को। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ कही गई कुछ और बात, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका कुछ और अर्थ निकलेगा, तो इसमें इसलिए विकृति की संभावना रहती है। अगला देखिए है गपसप या अंगूरी लता नेटवर्क यानी गॉसिप या ग्रेप वाइन नेटवर्क। इसमें देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति जानकारी को सीधे सभी से साझा करता है। इसमें देखिए, एक व्यक्ति अगर कोई सूचना देना चाह रहा है तो सभी व्यक्तियों को एक ही साथ बता देता है। इसमें सब एक दूसरे से, जो अंगूर का देखिए जो गुच्छा होता है, उसी प्रकार से ये लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। तो यहां से कोई सूचना अगर आई तो वो सबके पास पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है ग्रेप वाइन। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है कि इसमें के द्वारा संदेश बहुत तेजी से फैलता है। यह सबसे सामान्य अनौपचारिक नेटवर्क है। इससे संदेश की सटीकता संदिग्ध हो सकती है। उदाहरण देखिए कि एक कर्मचारी अपने सभी सहकर्मियों को किसी नई नीति के बारे में बताता है। देखिए, किसी ऑफिस में यदि कोई नई पॉलिसी लाई जा रही है तो वह अपने सभी सहकर्मियों को, साथ में काम करने वाले लोगों को इसके बारे में जब बताता है, एक साथ बैठ के सभी लोग बातें करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, ये व्यक्ति जो है, इसके पास कोई सूचना, कोई पॉलिसी आई और वह अपने साथ में काम करने वाले सभी लोगों के बारे को इसके बारे में बता रहा है, तो इस प्रकार से वह संचार करता है। अगला देखिए है प्रायिकता या संभावना नेटवर्क, जिसको प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका देखिए अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार के नेटवर्क में एक व्यक्ति जानकारी को किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को साझा करता है और वह व्यक्ति इसे आगे अन्य किसी यादृच्छिक व्यक्ति को बताता है। यानी इसमें देखिए, कोई भी काम जो होता है तो एक व्यक्ति उस सूचना को, खबर को अपने कोई भी रैंडमली किसी व्यक्ति को दे देता है। इसमें कोई पदक्रम या कोई सीरीज का मतलब नहीं होता। फिर अगला व्यक्ति भी उस सूचना को रैंडमली किसी को भी सुना देता है, बता देता है। इसमें देखिए विशेषता क्या होती है कि संदेश यादृच्छिक रूप से प्रसारित होता है। देखिए, रैंडमली किसी को भी कह देंगे, कोई सिस्टम नहीं होता कि यह बात इनको ही बतानी है। संदेश के देखिए विकृत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जब देखिए कोई सूचना हो, किसी को कोई बता देगा, तो व्यक्ति उसमें अपने मन से जानबूझ के तोड़ मरोड़ करके फिर आगे प्रसार करेगा। इससे देखिए क्या होता है, उदाहरण के रूप में कि एक कर्मचारी खबर को यादृच्छिक रूप से किसी सहकर्मी को साझा करता है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे देखिए,
ए ने बताया बी को, बी ने बताया डी को, डी ने बताया सी को। देखिए इसमें सीरीज से नहीं, कोई किसी को बता दे रहा है, तो इसी प्रकार से यह रैंडमली होता है। अगला है देखिए गुच्छ, झुंड या क्लस्टर नेटवर्क। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के नेटवर्क में एक व्यक्ति जानकारी को कुछ चुनिंदा लोगों के साथ साझा करता है और वे इसे आगे अन्य चुनिंदा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड व्यक्ति के पास सूचना पहुंचाई जाती है, फिर वो व्यक्ति अपनी सूचना को भी अपने आगे के जो कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें से कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट कर लेता है और उन्हीं के पास वो सूचना देता है, सभी लोगों को सूचना नहीं देता है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि यह सबसे प्रभावी अनौपचारिक नेटवर्क है। इससे संदेश जल्दी और व्यापक रूप से फैलता है। वो व्यक्ति देखता है कि किसको यह खबर बताना सही रहेगा, इसको बताएंगे तो यह ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, तो वो व्यक्ति उसी को वो सूचना देता है, सभी लोगों को नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि सूचना बहुत जल्दी से सभी लोगों तक पहुंच जाती है और यह बहुत ही प्रभावी होती है। इसमें देखिए एक प्रबंधक कुछ कर्मचारियों को जानकारी देता है और वे इसे अपने समूहों में साझा करते हैं। देखिए जब किसी मैनेजर को कोई सूचना देना होगा तो जो जिम्मेदार पर्सन होते हैं उसको पता होता है कि इनको यह सूचना देंगे तो ये सभी तक पहुंचा देंगे, तो व्यक्ति उसी को वो बात कहता है और इससे वह सूचना सभी को पहुंच जाती है। देखिए इसका उदाहरण कि ये व्यक्ति है, कोई मैनेजर है, इसने बी और सी को सूचना दी और इन्होंने फिर डी और ई को सूचना दी। तो औपचारिक अनौपचारिक से नेटवर्क के देखिए लाभ क्या हमें देखने को मिले इससे कि तेजी से जानकारी का प्रसार करता है। यह देखिए अनौपचारिक नेटवर्क जो होता है औपचारिक नेटवर्क की तुलना में बहुत ही तेज होता है। दूसरा देखिए संबंध मजबूत बनाना। यह नेटवर्क देखिए आपसी संबंध और विश्वास को बहुत बढ़ावा देता है। इसमें देखिए कोई पद क्रम का, कोई सीनियर जूनियर का सिस्टम नहीं होता है। इसमें किसी भी बात को किसी से कहा जा सकता है। तो इससे क्या होता है आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, लोगों का विश्वास भी एक दूसरे से बेहतर तरीके से बनता है। तीसरा देखिए यह प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए संगठनात्मक परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि संगठन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रतिक्रिया जानना है, किसी के क्या विचार है इस योजना परियोजना के बारे में या किसी डिसीजन के बारे में, तो जब उससे अनौपचारिक तरीके से बात किया जाएगा, मित्र की तरह, दोस्त की तरह, सीनियर जूनियर की तरह नहीं, तो वो अपनी मन की बातें उसको शेयर करता है, तो इससे अच्छा फीडबैक भी मिलता है। नेटवर्क के देखिए नुकसान के बारे में देखते हैं, यानी इससे क्या नुकसान होता है। सबसे पहले देखिए इसमें सूचना जो होती है विकृत हो जाती है, यानी संदेश कई बार बदल सकता है। दूसरी, इससे अफवाहें फैलती हैं, यानी अनौपचारिक संचार के माध्यम से गलत जानकारी भी बहुत ज्यादा फैल सकती है। तीसरा देखिए गोपनीयता की कमी होती है, यानी इसमें किसी भी मैसेज में गोपनीयता नहीं रह जाती है, यानी वह सभी लोगों को पता चल जाता है। इससे जो है कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात जो होती है लीक होने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अनौपचारिक संचार नेटवर्क संगठनों में औपचारिक संचार का पूरक होता है, यानी औपचारिक के साथ साथ इसका भी उपयोग करते हैं लोग, जिससे यह एक पूरक के रूप में उपयोग होता है। इससे देखिए कर्मचारियों के बीच संबंध मजबूत होते हैं और इसे नियंत्रित और निगरानी में रखना आवश्यक है ताकि अफवाहें या गलतफहमियां उत्पन्न न हो। जब देखिए ऑफिस में अपने डेस्क पर, अपने टेबल पर बैठ के जब सभी अधिकारी काम करते हैं तो वो अपने पद क्रम के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जब देखिए लंच टाइम होता है, जब सब लोग एक साथ बैठ के काम करते हैं तो वहां सीनियर जूनियर नहीं देखे जाते हैं, बल्कि एक दूसरे से मित्रता के भाव के रूप में वो लोग बातें करते हैं। तो इससे आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होता है और एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना भी बेहतर होती। बस इसमें यही देखना जरूरी होता है कि कोई भी बात कोई गलत तरीके से न कहे या किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाए जिससे उनके संबंध आपस में खराब हो जाए। तो देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो बची हुई चीजें हैं उसको देखेंगे और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन का वो लास्ट क्लास भी होगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भाव, औपचारिक संचार नेटवर्क, अनौपचारिक संचार नेटवर्क का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया उदाहरणों के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये क्लास जो है
बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।